ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी ग्रुप। हमने देखा है कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है ना। कि क्या होता है कि मैं सबसे पहले अपने EC2 इंस्टेंस पे चलता हूँ। ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अभी आपने जितना EC2 इंस्टेंस में हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे करता है कि व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप, तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या उनको आंसर करोगे? यानी हम कैसे अपने रिवॉल्वर को सिक्योर कर सकते ठीक है, सबसे पहले आपको कैसे बताना है कि सिक्योरिटी ग्रुप्स, देखो पहले अपनी भाषा में बता देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं वो एक फायरवॉल होते हैं। सिक्योरिटी हैं। ग्रुप इट्स जस्ट लाइक है फायरवॉल। फायरवॉल रूल्स आप उसको बोल सकते हो, जहां पे दो तरीके के रूल्स होते हैं, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। जो नेटवर्क को आपको, देखो नेटवर्क सिक्योरिटी के अगर बारे में बात करते हैं तो कौन हैंडल करता है? फायरवॉल। तो सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्या है? फायरवॉल। जो कि ट्रैफिक, क्या इनकमिंग रास्ता रहेगा क्या आउटगोइंग रास्ता रहेगा, उसको क्या करता है? मैनेज करता है कि कौन अलाउ है कौन नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप में हम सिर्फ अलाउ की एंट्री करते हैं, उस अलाउ को छोड़ के बाकी सारे डैमी होते हैं। क्लियर है? देखो, अब इंस्टेंस आपने डिलीट कर दिया था क्या? अच्छा, हमने टर्मिनेट किया होगा या तो लास्ट टाइम इंस्टेंसेस का था। नहीं नहीं, वो तो हटा दी। ये स्टॉप्ड है ना आपका, बंद कर दिया होगा आपने। चलो कोई बात नहीं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हर बार फिर क्या है ना कि IP फ्लैक्चुएट होती है। कोई मशीन बंद हो जाती है, फिर दोबारा कनेक्ट करोगे, डिफरेंट IP आएगा, है ना। तो वो जो पहले आप चीजें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ऐसा भी। लेकिन रनिंग भी रहेगा तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ठीक है। क्योंकि ये है ना कि अभी रनिंग है तो पहले यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर SSH लोगे। और रनिंग ही रहेगा तो कभी डायरेक्ट बाहर से ही एक्सेस कर सकते हैं, अकाउंट हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं उसका SSH लूंगा और काम करवाना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ से शुरू भी कर देंगे, हम इसको सीख सकते हैं। देखो, हाँ जी आइए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो दोबारा से बता देता हूँ अनुज जी, हमें बात करने आज हम टॉपिक है सिक्योरिटी ग्रुप। EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, उसमें हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में देखा है। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? फायरवॉल। फायरवॉल रूल आप बोल सकते हो या फायरवॉल पॉलिसी आप बोल सकते हो, जो कि मैनेज करता है आपके इनबाउंड रूल को, आउटबाउंड रूल को, कि विच ट्रैफिक इज अलाउड एंड विच ट्रैफिक, विच आउटगोइंग ट्रैफिक इज नॉट अलाउड। ये मैनेज करता है। ठीक है। तो एक बार वापस से अगर मैं दिखाऊं आपको, लॉन्च इंस्टांसेस पे जाके जब एक नया इंस्टांस बनाते हो तो क्या बाय डिफॉल्ट आपकी सेट हो जाती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो साथ में कुछ इंस्टांस टाइप के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे रही नेटवर्क सेटिंग्स, क्या है आपकी नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ पे बात की गई है सिक्योरिटी ग्रुप की। जस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके क्या होते हैं? फायरवॉल रूल्स। ठीक है। इनबाउंड रूल होता है और आउटबाउंड रूल होता है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप, तो उसको एज अ फायरवॉल इंट्रोड्यूस करो। इट्स a network security like a firewall which decide which incoming traffic and outgoing traffic is allowed। डैनी नहीं बोलोगे, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ अलाउ करते हैं, डैनी की एंट्री नहीं होती है। जो अलाउ होता है उसको छोड़ के बाकी सारे डैनी ही होते हैं। ठीक है। यहाँ आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखते, सिर्फ तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, SSH ट्रैफिक का और HTTP HTTPS, दैट्स इट। इतना ही मिलता है। ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, मैंने बताया था कि हम सिर्फ AWS सीखने के लिए नहीं, एज ए सिक्योरिटी पर्पज भी सीखेंगे, एज ए सिक्योरिटी पर्पज भी सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कोई प्राइवेट सर्विस होस्ट कर रहे हो अपने AWS पे, क्या कर रहे हो? एज ए प्राइवेट सर्विस आप होस्ट कर रहे हो AWS के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, केस सिनेरियो मैंने, हो सकता है आपको पहले बताया भी हो, अगेन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैंने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होस्ट किया है AWS पे, बताया है मैंने आपको। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होस्ट कर रखा है, अब भाई उसके लिए मैं क्या है, उनको जो सर्विस दे रहा हूँ ओवर द इंटरनेट दे रहा हूँ, HTTP पे। किस पे दे रहा हूँ?
HTTP पे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर HTTP की सर्विस ऑन है, मान लो ये मैं क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, कोई भी मेरा पब्लिक आईपी डालेगा तो वो वेब पेज को एक्सेस कर सकता है। ये हमने एंजिनिक सर्विस में देखा है, देखा है। अब वो डायरेक्ट पब्लिक आईपी ब्राउजर में डालते ही वेब पेज खुल गया, क्यों? क्योंकि ब्राउजर को पता है यहाँ पे जो आईपी डालेगा ना यूआरएल में, वो या तो पोर्ट 80 पे चलेगा, या 80 पे चलेगा, या 443 पे करेगा। यही एचटीटीपी की सर्विसेज है। क्योंकि डिफॉल्ट पोर्ट यहाँ पे ऑन करते हैं तो पोर्ट कौन सा ओपन हो जाता है? 80, 80 ओपन होता है। मैंने ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस मैंने कर दिया सर, उसका जो पोर्ट रहेगा ना वो 4444 रहेगा, 4444 रहेगा। अब कोई उस आईपी को एज ए ब्राउजर में भी डालता है ना तो उसको वेब पेज नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्राउजर फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है पोर्ट 80 से, 80 से 443 से, तीनों ही नहीं है, कुछ ओपन नहीं होगा, साइट कांट भी रीच आएगा। देखने वाले को भी लगेगा सर इस पे तो वेब पेज नहीं चल रहा, चल रहा है, लेकिन कस्टम पोर्ट पे चल रहा है, कस्टम पोर्ट पे चल रहा है। तो वो कस्टम पोर्ट आपको ऐसे डालना पड़ता है। देखो ये मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा आपको, लेकिन अभी केस सिनेरियो समझा देता हूँ कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी ये आईपी डाला, डायरेक्ट एंटर करते हो, ठीक है, कुछ नहीं देगा वो, क्योंकि सर्विस देगा उसको नहीं चल रहा है, लेकिन सर्विस चल रही है, लेकिन पोर्ट 80 पे नहीं चल रही है। किस पे नहीं चल रही है? पोर्ट 80 पे नहीं चल रही है। लेकिन अगर वो यहाँ पे डबल डॉट लगाता है और वो पोर्ट नंबर डाल देता है जो डाला है, एंटर करेगा तो वो वेब पेज खुल जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है, ठीक है। तो ये पोर्ट भी समझना, हर बार डिफॉल्ट पोर्ट पे ही काम नहीं करना है। हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए एसएसएच का डिफॉल्ट पोर्ट 22 होता है ना, हम वो भी चेंज कर लेंगे। और ये लास्ट जब मैंने आपको करवाया था इंडेक्स होता है नहीं होता, उसमें पोर्ट 80 बताया भी था आपको, है ना, और ये किया भी था हमने। ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स, आई थिंक बेसिक ओवरव्यू पता है आपको। तो अभी सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाते हैं अपने। मैं EC2 इंस्टांस पे आता हूँ। रनिंग इंस्टांसेस नहीं है क्योंकि स्टॉप स्टेट में है अभी, मैं उसी को क्या कर लूंगा, शुरू कर लूंगा। यहाँ पे EC2 इंस्टांस हमने बना रखा है, लेकिन अभी वो क्या है, स्टॉप्ड है, तो इसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, स्टार्ट इंस्टांस कर देते हैं। देखो अपने पास इंस्टांस है। एक चीज समझ लो, यहाँ पे ऑल ऑल वाली कंडीशन होती है। एक इंस्टांस पे कितने भी सिक्योरिटी ग्रुप आप लगा सकते हो, एक सिक्योरिटी ग्रुप कितने ही भी इंस्टांस में जाके लग सकता है, ऑल ऑल है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो आप क्या है ना कि अभी बाय डिफॉल्ट अगर आपने बनाया था हमने ये, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो, दो चीजें ओपन की थी हमने इनबाउंड में, कौन कौन सी थी? पोर्ट 80 और 22, दोनों ओपन की थी ना। अब भाई एक ही पॉलिसी है तो ये तो दोनों ओपन रहेंगे, अगर मुझे एक हटानी हुई तो नहीं हटा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप दोनों सेम है, ये एक ही सिक्योरिटी ग्रुप में है दोनों सर्विसेज, एक ग्रुप में दोनों है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप लगाने बनाने हर एक सर्विस के लिए, आगे चल के इजी हो। बाकी इंस्टांस है उसमें भी पोर्ट 80 ऑन करना है, सिक्योरिटी ग्रुप और ऐड कर दो। एक इंस्टांस में कितने ग्रुप ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें नहीं करना उसमें हटा देंगे, और एक ग्रुप कितने बार ही यूज करो और कहीं भी यूज करो। क्लियर है चीजें? अब देखो, ये वाला चीज आपका सिक्योरिटी ग्रुप, ये तो इनबाउंड था, और ये आउटबाउंड रूल थी कि ऑल और कहीं से अंदर से ट्रैफिक बाहर कहीं भी जा सकता है। चेंज कैसे करना है, सिलेक्ट करना है, सिक्योरिटी में जाना है, और आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे चेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला आपका यूज हो रखा है ना। तो इससे पहले भाई मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके EC2 के डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स दिख जाएंगे, जो कि 6, हर बार एक तो डिफॉल्ट रहता है, बाकी हम जितने इंस्टांस बनाते हैं उसमें एसएसएच तो करते ही हो, हर बार एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाता चला जाता है वो। ठीक है, देखो ये कितने सारे बने हुए हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स। मान लो मैं, मुझे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहाँ पे सबसे ऊपर मैं सिक्योरिटी ग्रुप का क्या डालेंगे, नाम डालेंगे। इसमें मैं एसएसएच अलाउ कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा,
SSH सर्विस नाम से, किसी भी नाम से आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया SSH, अलाउ कर रहा हूं मैं। VPC हम आगे पढ़ेंगे, VPC होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। अभी ये डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे अगर हम खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं ना, तब उसके लिए हम अलग से सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं डिफॉल्ट ही लेके चल रहा हूँ। अभी पूछ रहा है सर इनबाउंड रूल्स ऐड करो, क्या करो? तो यहाँ पे आप देखो कितने ही तो सारे आपको मिल जाते हैं, कौन सा चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, लेकिन वहां सिर्फ तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ मुझे कौन सा SSH करना है, मैं SSH सर्च करूंगा, ऐड करूंगा, डिफॉल्ट पोर्ट आ गया। कहाँ से आए? सर माई आईपी से चाहिए तो सिर्फ मेरे आईपी से खुलेगा, कि मैं ही इसका SSH ले पाऊंगा। और अगर मैं एनीवेयर कर देता हूँ, सर IPv4 से कहीं से भी कोई इसको एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? आज के टाइम में देखो आईपी क्या था ना, कि नंबर 4 जो आईपी थे ना, वो 4 ब्लॉक होते हैं IPv4 के, ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं। और टोटल आईपी एड्रेस होता है 32 साइज का, 32 बिट का, है ना? ठीक है। तो क्या होता है ना कि भाई उसमें सिर्फ इन क्या होते हैं, आपके न्यूमेरिक नंबर होते हैं। क्या होता है? एक टाइम ऐसा आया कि सारे आईपी फुल हो गए, और बिना आईपी के इंटरनेट पे आप सर्फ नहीं कर सकते। किसी को आईपी पहचान ही नहीं मिली, तो क्या ओवर द इंटरनेट वो बातचीत कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लिमिटेड थे। कुछ गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखे हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए और साइंटिस्ट पर्पस के लिए। हम सिर्फ 3 क्लास ही यूज, 3 भी नहीं है, बेसिकली हम 2 क्लास ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या हो गई, फुल हो गई। तो इसी के लिए IPv6 लेके आए हैं अभी, जिसमें न्यूमेरिक नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, लोअर केस अपर केस, वो इनफिनिट है, फुल नहीं हो सकता। तो यूजर स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ी, इसीलिए IPv6 लेके आए हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज अभी सारे IPv6 पे शिफ्ट नहीं हुए हैं ना, तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। चीज क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ये चीज और ऐड करना है तो ऐड पे कर दोगे, अगर आपको कोई कस्टम करना है ना, तो यहाँ पे कस्टम TCP लिख दो और मैन्युअली पोर्ट डाल दो जो आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है। ये भी कहाँ से चाहिए आप लिख सकते हो, एवरीवेयर से चाहिए, खुद के आईपी से चाहिए, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, SSH ले रहा हूँ। इसको डिलीट कर देंगे, कितने ही रूल ऐड कर सकते हो। कंपाउंड में मैं सेम रहने देता हूँ, ठीक है। और क्या करते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एक सिक्योरिटी ग्रुप बन गया आपका। अब मैं एक और सिक्योरिटी ग्रुप बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी ग्रुप बन चुका है आपका, जिसमें क्या है, सिर्फ SSH चला हुआ है। अब एक ग्रुप और बना देता हूँ मैं, क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप। अब मैं किसके लिए बनाऊंगा, HTTP के लिए बनाएंगे। HTTP अलाउ, इनबाउंड रूल में कौन सा, पोर्ट 80 कर देंगे। HTTP सर्च करूंगा मैं, और पोर्ट 80 आ गया, एनीवेयर। और इसको भी क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। अब मेरे पास क्या है, दो रूल, दो सिक्योरिटी ग्रुप्स है, एक SSH के लिए और एक HTTP के लिए। अब जब भी आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप कोई EC2 इंस्टेंस में लगाओगे, तो इंस्टेंस को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये रियल टाइम पे रूल ऑन हो जाएगा। बंद नहीं करना कि बंद करेंगे रीस्टार्ट करेंगे जी जब ये चालू होगा, नहीं। सीधा ऐड कर दोगे ना सिक्योरिटी ग्रुप, किसी भी इंस्टेंस में चालू में रनिंग में भी कर सकते हो। अब रनिंग में ही चेंज करेंगे हम। अब फॉर एग्जाम्पल EC2 पे आते हैं, इंस्टेंस पे आते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंस आपका चल रहा है। अब इस इंस्टेंस पे सेलेक्ट किया मैंने, ये उसका पब्लिक आईपी है। ब्राउजर पे डालते हैं, ये डाला, साइट चल रही है, हमने बनाई थी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें आते हैं जी, एक्शन पे आते हैं, सिक्योरिटी पे आते हैं, चेंज सिक्योरिटी, ग्रुप्स पे आते हैं। और ये वाला क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। क्या किया मैंने, रिमूव किया। यहाँ पे आके आपके जो भी बना रखे, इस पे क्लिक करोगे तो सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया SSH वाला, नहीं चलेगा, तो अकेला SSH लगा दिया मैंने, देखो
एसएसएच वाला सेलेक्ट किया, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, ऐड हो गया। सेव करता हूँ, एचटीटीपी वाला नहीं रखता अभी। तो अभी इसको चलाते हैं, देखो ये सेव होने दो। सेव हो गया। मशीन को शट डाउन नहीं किया हमने, रनिंग नहीं किया है जो काम किया है। इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग, ये नहीं खुलेगा, ये नहीं चलेगा। वो घूम ही रहा है, ये पहले वाला पेज है आपका। वो साथ में यहाँ पे भी ओपन करके दिखा देता हूँ। वहां पे भी बफरिंग हो रही है, यहाँ पे भी होती रहेगी, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है रीच करने के, लेकिन रीच कर नहीं पाएगा। वो एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको, वो घूमता रहेगा ऐसे ही। और थोड़ी देर में आपको बोल देगा साइट कांट बी रीच। ये भी दिखा रहा है, रुको क्या करते हैं भाई। सिक्योरिटी, ठीक है, पोर्ट 22 आपने किया है, एसएसएच ठीक है। ठीक है, लोड पर कैसे भी रह जाता है आप। अभी भाई भी यही है ना। नहीं, इसको घूमने देते हैं, एक काम कर देते हैं, इग्निट टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, साइट कांट बी रीच, क्योंकि एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या नहीं है, सर्विस ओपन ही नहीं है। सर्विस चल रही है लेकिन उसके लिए इनबाउंड रूल नहीं है, कि ट्रैफिक अलाउ नहीं है उसके लिए। अब इसको यही ओपन करके रखते हैं साथ में, और अपनी स्टेप पे आते हैं। देखो यहाँ पे भी मना कर दिया ना उसने, है ना, बफरिंग होने के बाद में। तो इंस्टांस पे वापस से आए, एक्शन पे आएंगे, सिक्योरिटी पे आएंगे, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे आएंगे, और क्या है, एक ग्रुप और ऐड कर देंगे। जो कि ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, HTTP का रहेगा ना। तो HTTP सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, और ऐड सिक्योरिटी ग्रुप पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और सेव कर देंगे इस इंस्टांस पे। ठीक है, चेंज हो गया सिक्योरिटी ग्रुप्स। अभी यहाँ पे रनिंग हो जाएगा, क्लियर है। तो रनिंग में भी काम कर सकते हो, और एक इंस्टांस पे कितने ही सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं है कि एसएसएच वाला सर एक इंस्टांस पे लगा रखा है, नहीं, दूसरे पे भी लगा लो, वो तो रूल है। कोई सर्विस थोड़ी है, अब उसने यूज की तो वो नहीं यूज कर सकता भाई, वो रूल है। फायरवॉल का एक पॉलिसी रूल है, कितनी ही जगह वो पॉलिसी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, सिक्योरिटी ग्रुप में कोई डाउट। ठीक है, आगे चल के कस्टम वाला भी हम करेंगे। सारी चीजें जब VPC बनाएंगे, खुद का पूरा क्लाउड वर्चुअली एक पूरा बनाएंगे, प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बूट स्ट्रैप स्क्रिप्ट। क्या कर रहे हैं, बूट स्ट्रैप स्क्रिप्ट। अब हमने EC2 इंस्टेंस बनाया था। क्या बनाया था हमने, EC2 इंस्टेंस बनाया था। उसमें एनजिनिक्स की सर्विस हमें इंस्टॉल करनी पड़ी थी, पहले से नहीं आई। हमने APT अपडेट किया, फिर हमने APT इंस्टॉल एनजिनिक्स किया, है ना। फिर आपने ये स्टैटिक वेबसाइट का कोड किया होगा इंडेक्स की फाइल में। तो क्या है, मैनुअली पहले इंस्टेंस बना, फिर मुझे मैनुअली वो कमांड डालनी पड़ी, देन उसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं ये काम आपका, आप ना करो, पहले ही आप एक स्क्रिप्ट बना दो,
जो कि ऑन बूट टाइम, क्या, ऑन बूट टाइम, जब भी मशीन बूट होगी ऑटोमेटिक वो सर्विस, वो कमांड्स आपकी स्क्रिप्ट चलेगी और ये आपका काम अपने आप कर देगी। ये काम अपना ऑन बूट टाइम आपका कर देगी अपने आप। और विंडो में जैसे होता है ना स्टार्टअप, कि स्टार्टअप एप्लीकेशन है जी, विंडो ऑन किया, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, आप शुरू नहीं करते, बूट सिस्टम ओपन होती है अपने आप शुरू हो जाते हैं, एनी डेस्क, एंटीवायरस, शुरू होते ही अपने आप पॉपअप नहीं आ जाते उसके, भाई ये सर्विस तो हम शुरू नहीं करते। तो वो क्या होता है, स्टार्टअप में होती है, कहाँ होती है, स्टार्टअप में। स्टार्टअप का मतलब होता है जब भी बूट हुआ सिस्टम, ऑटोमेटिक वो सर्विसेज क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो आप ऐसा रूल भी लगा सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट। क्लियर है। देखो अब वो करेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक नया इंस्टांस बनाऊंगा मैं, उसको यूजर डेटा भी बोलते हैं, उसको पजल करने के लिए हो सकता है आपको, लेकिन ज्यादातर वो यूजर डेटा से आप लोग समझ जाते हैं कि सर वो है, लेकिन बूटस्ट्रैप बोलते हैं तो पजल हो जाता है इंसान। दोनों तरीके याद रखने, यूजर डेटा, बूटस्ट्रैप सेम है। तो एक मशीन बना देता हूँ, ठीक है, माई डेमो, ठीक है, माई डेमो करके एक EC2 इंस्टांस बना रहा हूँ जो कि ubuntu में रहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वाली चीजें रख लेते हैं अभी। ठीक है, डिफॉल्ट रहेंगे सारी, की पेयर हम अपना सेलेक्ट कर देते हैं, कोई भी माई की वाला हम लगा देते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप कोई भी एग्जिस्टिंग वाला उठा लेते हैं जिसमें वो दोनों तीनों चीजें हों अपनी। मैं SSH सर्विस वाला भी लगा देता हूँ, ठीक है। और साथ में आपका एक और कर देता हूँ, ऊपर गए एक और सेलेक्ट करूंगा, कौन सा, HTTP वाला भी, ठीक है। ऐड नहीं हुआ था, HTTP वाला भी आपका हो चुका है, ये भी दोनों ही हो चुके हैं आपके ऐड, ठीक है। ठीक है, ये दोनों मैंने लगा दिए यहाँ पे। अब उसके बाद डिफॉल्ट रहने देते हैं, आपको कहाँ आना है, एडवांस डिटेल्स में आना है, किस में आना है, एडवांस डिटेल में आता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ये IAM के लिए होता है, IAM मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, लेकिन अभी हमने IAM का टॉपिक नहीं किया है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब IAM रूल लगाना हो उस पर। अभी मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यूजर डेटा, क्या मिलता है, यूजर डेटा, इसी को बोलते हैं आपका बूटस्ट्रैप। क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप। अब लोग यूजर डेटा से समझ जाते हैं लेकिन बूटस्ट्रैप से नहीं समझते, और इंटरव्यू वही फंसाता है, क्योंकि यहाँ पे यूजर डेटा लिखा है तो आपको पता है ये यूजर डेटा है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रिप्ट डलती है वो क्या होती है आपकी, बूटस्ट्रैप, जो कि सेल्फ स्क्रिप्टिंग की फॉर्म में आती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्क्रिप्टिंग का हेडर लिखना पड़ेगा जो कि हैज एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन बैश होता है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग सी में नहीं करते थे ऊपर स्टूडियो और हैश स्टूडियो, जो पाइथन में आप उसका सिलेक्टर बनाते हो, तो ऐसा ही ये उसका क्या है, कि जी स्लैश के अंदर, बिन के अंदर बैश से ये चीजें रन करनी है आपको, हेडर है कि स्लैश रहेगा किंग ऑफ डायरेक्टरी, लिनक्स में बिन फोल्डर होता है, बिन के अंदर बैश एक शेल होता है, कि ये उस शेल से आपको रन करनी है। और एक चीज याद रखना, इंटरव्यूअर अगर पूछे कि यूजर डेटा या बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट है वो कौन से यूजर से चलती है, तो यहाँ जो भी कोड लिखोगे वो हमेशा रूट यूजर से ही रन होगी, वो हमेशा रूट यूजर से ही रन होगी आपकी। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं कोड लिखता हूँ, सबसे पहले मुझे कमांड लिखनी होती थी जी APT अपडेट, ये कर देगा आपने। उसके बाद मुझे APT इंस्टॉल एनजिनिक्स लिख दो, जो जो कमांड है। जब APT इंस्टॉल एनजिनिक्स करता हूँ, आप इतना करके छोड़ दोगे, एरर आएगा, मतलब होगा नहीं, एरर भी नहीं आएगा, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी हमने एनजिनिक्स को इंस्टॉल किया था तो उसने पूछा था सर यस या नो, यस या नो, वो बताने के लिए कौन जाएगा वहां पे, हमें तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑन बूट में चीजें चल रही है, तो पहले ही मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर यस या नो पूछे तो सर आपको यस करना है। क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं echo कमांड यूज करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, डियर आवर bootstrap is working, मैसेज,
प्रिंट करवा दूंगा कहाँ पे, स्लैश स्लैश के अंदर मैंने बताया था जी, वार, वार के अंदर डब्लू डब्लू, डब्लू डब्लू के अंदर एच टी एम एल, एच टी एम एल के अंदर किस नाम से बनाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है। जैसे ही आपकी अपने स्क्रिप्ट, अब एक टेक्स्ट फाइल में लिख के उसको इंसर्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमने जो भी अपना कोड का ये सारा लिख दिया हमने। अब ये बारी बारी से चलेंगे, पहले ये कमांड चलेगी, अपडेट होने के बाद ये कमांड चलेगी, ये होने के बाद ये कमांड चलेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर। ठीक है। इंस्टांसेस पे आते हैं अपना। ठीक है, तो माई डेमो वाला हमने बनाया था अभी, को सिलेक्ट करते हैं, और इसका ये पब्लिक आईपी मिला है हमें, यहाँ पे आते हैं और इसको डालते हैं। अभी नहीं हुआ क्यों, क्योंकि हो सकता है अभी एपीटी अपडेट वाली कमांड चल रही हो, है ना, एपीटी अपडेट, क्योंकि एनजीनिक्स तो इंस्टॉल हुआ भी नहीं है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसको। एनजीनिक्स इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी अपनी वो कमांड नहीं चली जो एक्को वाली थी। फिर इसको रिफ्रेश करते जाते हैं। क्योंकि वन बाय वन कमांड चलेंगी ना वो। तो रिफ्रेश करते जाएंगे। जैसे ही आपकी वो भी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट आपको शो होने लग जाएगा। होगा। ठीक है। और बूटस्ट्रैप की वर्क। तो ये चीज क्लियर है। ठीक है। तो हम पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि ऑन बूट पे ही हमें वो चीजें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत चीजें क्या होता है कि बूटस्ट्रैप बनाने तो हमें काम करना ही करना। फिर हम पहले उसका एसएसएल चलेंगे, फिर एचटीटीपी ऑन करेंगे, एंड देन प्रिंट करेंगे। तो पहले ही क्या कर सकता हूँ, वहां पे स्क्रिप्ट कर सकता हूँ, जो कि ऑन टाइम ऑन बूट पे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट। क्लियर है? ठीक है। इसमें सर एक डेटा इंक्रीज कर लेना, यूजर डेटा इंक्रीज। हाँ जी। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा इनक्रिप्ट आप अभी की फॉर्म में नहीं डालोगे, उसको क्या करता है कि इनकोड कर देता है। क्या कर देता है, इनकोड कर देता है। अब ये जो कमांड चलेगी वो एज ए सेल स्क्रिप्ट चलेगी। अगर आप इनक्रिप्ट कर देते हो तो आपका सेल ही उसको नहीं समझ पाएगा और आपको एरर दे देगा कमांड नॉट फाउंड, और वो आप ट्रैक भी नहीं कर पाओगे। वो दिया है कि जब हमें कोई यूजर एंट्री इंपोर्ट करनी हो उसके अंदर, अकेला जो काम है वो अकेला सर्विसेज का नहीं रहेगा, मल्टीपल यूजर बनाने हैं हमें। क्या बनाने हैं, यूजर बनाने। यूजर बनाएंगे तो यूजर का पासवर्ड भी डाल लेंगे, और पासवर्ड मैं नहीं चाहता क्लियर टेक्स्ट में जाए। उस केस में फिर वो एरर नहीं है। नहीं, क्योंकि जो डेटा होता है वो इंक्रिप्ट ही रहेगा पासवर्ड वाला। अच्छा। ठीक है। कुछ फॉर्म होती है जो इंक्रिप्टेड जाएंगे आपकी। जब लिनक्स कराएंगे ना, लिनक्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे क्या होते हैं कि पासवर्ड होते हैं ना वो अ, आपका एक ओपन एसएसएच, एक, अभी तक आपने इंक्रिप्शन के लेवल देखे होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि यूजर की अलग फाइल होती है लिनक्स में और पासवर्ड की अलग फाइल होती है, और वो ओपन साल्ट से बनते हैं। ठीक है। तो बिना आपने देखो, पास डब्ल्यू डी के अंदर यूजर होते हैं लिनक्स के, और शेडो फाइल के अंदर आपका पासवर्ड होते हैं, और वो दोनों फाइल मिलके एक एंट्री बनाएंगी। उसके पहले अकेले ना तो पासवर्ड से आप खोल सकते हैं, ना अकेला यूजर पास डब्ल्यू डी से खोल सकते हैं, ना अकेला शेडो से खोल सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो ओपन एसएसएल से वो बताऊंगा, और इनकोड भी करेंगे उसको। अभी इनकोड करोगे तो आपका टर्मिनल नहीं समझ पाएगा उन चीजों को, क्योंकि अभी हमने उस लेवल का लॉजिक लेवल वाला काम किया ही नहीं है कुछ। अभी सिंपल एंट्री, मैंने वो स्क्रिप्ट थोड़ी लिखी है, वो तो सिंपल कमांडें लिखी है मैंने, सिंपल कमांडें लिखी है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर सेल्फ स्क्रिप्टिंग लिखोगे, वहां पे क्या होता है, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी उसमें इफ एल्स होता है, इसमें इफ नहीं होता, एफ आई होता है ना।
तो आगे चल के बहुत सारे कोड्स जब आप यूज करोगे ना, तो वो आप नहीं चाहते कि डिस्क्लोज हो, या बीच में कोई इंटरसेप्ट भी करे उसको, तो वो नहीं दिखनी चाहिए। और ये हम सारे प्राइवेट क्लाउड में करेंगे। ठीक है, इसको मेटा डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी यूजर डेटा, मेटा डेटा, सारी चीजें ये मेटा डेटा के ऊपर अलग से 2-3 दिन क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है, जब आईएम यूजर कर लेंगे। क्लियर है अभी तक? तो ये माई डेमो का इंस्टांस था, इसको मैं क्या कर दूं, टर्मिनेट कर दे, क्योंकि वो तो हमने ऊपर बना ही रखा है एक प्रैक्टिस के लिए। तो इसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये शटिंग डाउन होगा और फिर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और ये कौन सा इंस्टांस टाइप ले रहे हैं, माइक्रो चल रहा है ना। तो भाई इंस्टांस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं इंस्टांस के भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है इंस्टांस टाइप्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्टांस टाइप का ऑप्शन दे रखा था, तो बहुत सारे इंस्टांस टाइप आ गए, लेकिन हमें तो नहीं पता ये क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या इनकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे देखो बहुत सारे आ गए यहाँ पे, M5D, M6, M6A, तो सर ये क्या है ना, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। स्पेसिफिकेशन की कुछ कैटेगरी होती है, क्या होती है, कुछ कैटेगरी होती है। तो उसकी कैटेगरी की अगर बारे में मैं बात करूं, तो AWS का ही देख लेते हैं, यहाँ उन्हीं ने दे रखा होगा उनका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। AWS डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे ही रखा है EC2 इंस्टेंस टाइप्स। तो देखो यहाँ पे भी पजल हो जाओगे देख के। ठीक है, यहाँ समझ जाओगे। अब EC2 इंस्टेंस हमें पता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब उसके तो बहुत सारे क्या है कि भाई अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के, अब पहले से क्या बना रखे, टेम्पलेट बना रखे, उनको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट्स। ठीक है, अब वो टेम्पलेट्स जैसे यहाँ पे है ना, साथ साथ फिर क्लियर करवा देता हूँ, हालांकि मैंने बताया है, लेकिन फिर अगेन याद दिला रहा हूँ आपको। नया जब भी इंस्टेंस आप बनाते हो, यही आपकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ये तो हो गया आपका जो लिनक्स आप यूज करो, अमेजन लिनक्स, जो हमने अब तो नहीं किया था, सिंपल वाला ही था। हाँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो क्या होगा आपका EMI, क्या होगा EMI, बताया ना मैंने EMI क्या होता है, अमेजन मशीन इमेज, कि पहले से वो उस इमेज का बता रखा है जी, ये इमेज कौन सी रहेगी, किस स्ट्रक्चर की है, 32 बिट है, 64 बिट है, सारा उसका एक ISO फाइल आप बोल सकते हो, क्या होते हैं वो टेम्पलेट है। ठीक है, और ये भी आपके टेम्पलेट्स हैं, इंस्टांस टाइप के पहले से टेम्पलेट बना दिए गए हैं, कि इसमें इतना ये मिलेगा, इतना ये मिलेगा, सारी चीजों के साथ। यहाँ पे जो हम T3 यूज करते आ रहे हैं, उसको ये बोल रहा है ऑन डिमांड लिनक्स, क्या बोल रहा है, ऑन डिमांड लिनक्स। ऑन, जब विंडो का, जब देखो सिंपल तरीके से हम कुछ नहीं देखते हैं, सीधा इंस्टांस बना देते हैं, चाहे वो विंडो हो चाहे वो लिनक्स हो, जो इंस्टांस बनेगा वो हमेशा ऑन डिमांड बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, ऑन डिमांड का मतलब होता है मुझे कुछ चाहिए था, AWS ने मुझे वो बना के दे दिया, उसका चार्ज क्या लेता है, आप चाहे 20 सेकंड यूज करो, चाहे 30 सेकंड यूज करो, पहली 1 मिनट का तो वो पैसे लेगा ही लेगा। ये नहीं है कि सर मैंने तो पूरी 1 मिनट यूज किया ही नहीं, मैंने तो 10 सेकंड यूज किया था, पहली 1 मिनट का तो वो चार्ज करेगा ही करेगा, उसके बाद हर एक सेकंड का चार्ज। अगर 1 मिनट 5 सेकंड यूज किया, तो 1 मिनट 5 सेकंड के ही पैसे लगेंगे।
अगर आपने खाली 5 सेकंड यूज किया तब भी 1 मिनट के लगे। ये क्या होता है आपका ऑन डिमांड, कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। अगर इसके हिसाब से बात करें तो 1 मिनट को तो लेगा ही लेगा, और जितना यूज करोगे तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो क्या होता है आपका, बड़े प्रोजेक्ट्स की हाँ जो इसमें मतलब दिक्कत। सबसे ज्यादा भाई यूज भी ऑन डिमांड ही होता है, क्योंकि ज्यादा पे भी नहीं, जितना सेकंड यूज करेंगे उतना ही देना है। अब जैसे ये बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, तो वो इंस्टांस के पैसे नहीं ले रहा, लेकिन स्टोरेज तो यूज कर रहे हैं ये। स्टोरेज तो उन्होंने ऑक्यूपाई करके दे दिया ना इनको, इन्होंने इंस्टांस ले रखा था। ये बने समझदार कि स्टॉप कर देते हैं सर, लेकिन भाई इंस्टांस स्टॉप है, लेकिन उनका स्टोरेज 8 GB, वो तब तो किसी और को थोड़ी ना दे देंगे। डेटा है आपका उसमें, आपको कल को दोबारा शुरू करोगे वो तो वही डेटा रहेगा। तो उनकी तरफ से तो 8 GB ऑक्यूपाई कर रखा है ना आपने। तो फिर जब तक वो तो जितना यूज करोगे, देखो यहाँ पे ये अमीर का अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में आता है। यहाँ पे लिख रखा है आपको, यूर फ्री प्लान अकाउंट डज नॉट गेट चार्ज, चार्ज नहीं होगा, और होता है तो पे नहीं करना है आपको। ठीक है, लेकिन बिल्स पे आता है। ठीक है, ये पूरा 1 महीने का बना के देता है आपको। अभी के लिए बिल स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, चीजें नहीं शो करेगा, लेकिन स्टिल आपको दिखती हैं चीजें। कितनी सर्विस एक्टिव है, 10 सर्विस एक्टिव है। अब ये रीजन वाइज आ जाती है सारी, देखो सब 0 0 दिख रहा है, लेकिन मैं अगर आता हूँ EC2 पे, इलास्टिक कंप्यूट, मुंबई दिखा रहा है अभी भी, दिखा रहा है मुंबई, क्योंकि मुंबई रीजन में हमने EC2 बनाया है। बिल नहीं दिया, यहाँ पे बिल नहीं आएगा, देखो टोटल में नीचे 0 ही रहेगा, लेकिन स्टिल ये बता रहा है कि भाई इतना USD स्पेंड हुआ है EC2 पे। ऊपर चला तो चार्ज नहीं होगा, लेकिन भाई मॉनिटर तो कर रहा है ना वो, मॉनिटर तो कर रहा है ना वो। अब मुंबई पे फिर करो, पूरा आपको मिल जाएगा, देखो क्या है, लिनक्स इंस्टेंस बनाया था जी, बताया, और रीजन भी बताएगा किस रीजन में बताएगा, क्योंकि 278 रीजन है। किसी और रीजन में बनाया था तो भूल जाओगे, कहाँ ढूंढते फिरोगे। और जो आगे डैशबोर्ड आता है ना, जिसमें दिखता है जी कितने इंस्टांस रनिंग में है, ऊपर जो मुंबई सिलेक्ट कर रखा है तो सिर्फ मुंबई के दिखाएगा वो। अगर किसी और में दिखा रखा है तो उसके नहीं दिखाएगा कि टोटल इतने बने हैं, नहीं, हर एक सेलेक्ट कर करके ढूंढना पड़ता है या तो। लेकिन बिलिंग में वो सारी चीजें दिखती हैं। अब कितना टाइम उसको यूज हुआ, और ये ऑन डिमांड था। ठीक है, कौन सा था, T3 माइक्रो था जी। चार्ज क्या करता है, 0.0112 डॉलर, मतलब कुछ 5 7 रुपए आपको लेता है। ठीक है, और ये आवर के अकॉर्डिंग इतना टाइम हुआ है उसको, उसके अकॉर्डिंग इतने 25 घंटे, मान लो 26 घंटे ही हो गए, 26 घंटे आपने चलाया, जब जाके 0.29 डॉलर बने हैं। तो जितनी जरूरत के अकॉर्डिंग कौन सा बनाओगे, ऑन डिमांड ही बनाओगे। एक और भी होता है रिजर्व इंस्टेंस, कौन सा होता है, रिजर्व्ड, सस्ता मिल जाता है। खुद ही बोलते हैं कि भाई 70% तक आपको सस्ता मिल जाएंगी वो चीजें। अगर आप फिजिकल लेवल पे कोई एक सर्वर बनाने जाते हो जो 1 लाख का बनता है, वो आपको 30 हजार का, हर बार ये नहीं बोलूंगा कि 70 ही देगा, अप टू 70 है भाई वो, है ना, कि अप टू 70 तक सेविंग कर सकते हो स्टूडेंट का कुछ करके या लगा के। लेकिन 50 मान लो, 70 नहीं 50 मान ले, 50 हजार में भी अगर मिल रहा है 1 लाख का तो कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हो, मान लो लास्ट आप कोई, आपने एक सोचा था कि मेरे पास 10 हजार का ट्रैफिक आएगा, 10 लाख का आ गया, वो आपने पहले रिजर्व कर रखी चीजें जो है वही रहेंगी, क्लाउड पे है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी। सेम टाइम पे अगर आपको उसको बढ़ाना है ना, तो वो बंद करके दूसरा बनाना पड़ेगा उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, वो प्रॉब्लम है ऑन डिमांड में।
10,000 तक सर, लाख का चाहिए, ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, जो चाहिए लगाते जाओ रियल टाइम पे। अब 8 GB की मेमोरी मिली थी मुझे, स्टोरेज मिला था। सर 50 GB चाहिए, भाई दूसरी अटैच कर देंगे, वो तो चल ही रही है सेम टाइम पे, दूसरी अटैच वर्किंग, दूसरी वर्किंग। वो तो फिर होने के हाँ, बाद फिर वो बिल बनता रहेगा। हाँ हाँ, देखो जो अलग यूज करोगे उसका खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आप रियल टाइम वो चीजें कर सकते हो, जो चाहिए जी ले लो, जो चाहिए ले लो। रिजर्व में आपने रिजर्व कर ली वो चीजें कि उतने से ही तभी सस्ता देता है। क्लियर है? तो देखो उसका पूरा बिलिंग आ रहा है, और ये ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वो इंस्टांस का है कंप्यूटर का, और ये स्टोरेज का है नीचे। ये रहा, कितने टाइम से चल रहा है, इतनी आपको स्पीड मिल रही है। और ये रहा आपका GP3 जनरल पर्पज आपकी एसएसडी मिली हुई है। ठीक है, तो उसका ये खर्चा बना है। नहीं, समझ में आया? क्लियर है चीजें? हाँ, एक देखो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। एक टॉपिक ये तो करवा ही देता हूँ मैं अभी। ठीक है, एक छोटा चाहे लगे 5-10 मिनट में बता देता हूँ, जो कि मैं बता रहा था इंस्टांस टाइप। ठीक है, अब इंस्टांस टाइप बहुत तरीके के होते हैं। इंस्टांस टाइप दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक तो होता है जर्नल पर्पज, कौन सा होता है जर्नल पर्पज, जिसमें सारे आते हैं कैटेगरी, जर्नल पर्पज में सब आ गए आपके। जनरल पर्पस लास्ट में अच्छे से समझ आओगे। कंप्यूट ऑप्टिमाइज ऐसे इंस्टेंस जिसमें आपको सीपीयू या लॉजिकल कैलकुलेशन की ज्यादा नीड पड़े, तो आप कौन सा लोगे, कंप्यूट ऑप्टिमाइज लोगे। उसमें और चीजें कम रहती हैं, लेकिन लॉजिक कैलकुलेशन जो आपकी यूई होता है ना, लॉजिकल यूनिट, एलयू सिस्टम के अंदर सीपीयू, वो ज्यादा हाई मिलेगा। मेमोरी ऑप्टिमाइज, यहाँ पे वो चीजें पढ़ लिख भी रखी हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से। मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टार आर डिजाइन टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल फेसबुक, उसके पास यार हजारों लाखों यूजर्स हैं। अब कोई लॉग इन करता है जी, मेरा ये यूजर है, तो पासवर्ड था सट डन, आप क्या हो गए भाई, लॉग इन हो गए। एसक्यूएल की कितनी सारी क्यूरीज आई होंगी, अगर सिंपल एक सिस्टम होता तो वो कैलकुलेट कर रहा है, सर 30,000 में ढूंढता हूँ ये यूजर नेम का यही पासवर्ड था या नहीं, यार करोड़ों एंट्री है फेसबुक के पास तो, लेकिन फिर भी वो टाइम नहीं लेता आपको, बहुत फास्टली लॉग इन कर देता है चेक करके। बैकग्राउंड में कितने रिकॉर्ड में चेक किया होगा उसने वो यूजर नेम पासवर्ड, कम यूजर तो नहीं है। तो वो कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। तो आपको अपने ये बोल रहा है इंस्टांस, अभी तो हमने जो मन किया वो इंस्टांस बना लिया, लेकिन आगे चल के आपको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लेना जी, आपको सीपीयू का ज्यादा काम है, जीपीयू का ज्यादा काम है, मेमोरी, यहाँ पे रैम की बात की गई है, एक वो मेमोरी भी आएगी वहां पे एज ए स्टोरेज, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। ये है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। रैम के अंदर जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा डेटा प्रोसेस कर पाएगा रैम, उतना फास्ट आपको मिलेगा। और सीपीयू में भी यहाँ पे लिख रखा है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आर आइडियल फॉर अ कंप्यूट बाउंड एप्लीकेशन दैट बेनिफिट फ्रॉम हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स। यहाँ पे लॉजिक की ज्यादा, ठीक है, जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, कंपाइलिंग का काम करते हो। ठीक है, देन वो बोलता है एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, जहां पे हार्डवेयर की ज्यादा मजबूत चाहिए आपको, हार्डवेयर स्टेबिलिटी क्या चाहिए आपको, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आप कौन सा यूज करोगे, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। दो तरीके की चीजें चलती हैं यहाँ पे भी, जब आप गेमिंग करते हो ना या कोई एप्लीकेशन भी, दो तरीके के आते हैं। एक होता है देखो, चाहिए उसको थ्रोटल चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, लेकिन एक होता है जीपीयू बेस, एक होता है सीपीयू बेस। भाई सीपीयू आपको बोलते सर मेरे पास 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, नहीं, कुछ टूल जरूरी थोड़ी है सारे जीपीयू बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, कुछ सीपीयू बेस्ड भी होते हैं, उनको सीपीयू की क्लॉक स्पीड चाहिए। तो ये क्या होता है आपका एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, कि भाई आपको मैक्स स्पीड देगा परफॉर्मेंस में, क्या देगा, मैक्स स्पीड देगा। सीपीयू ही मजबूत होता है इसमें भी बेसिकली। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, अकेला हार्डवेयर क्या होता है ना, कि बहुत टाइम तक वो वाला यूज करोगे ना, कंप्यूट क्लाउड वाला करेगा फास्ट, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं करवा सकते। और ये हार्डवेयर वाले में आपका जो बोर्ड होता है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग होता है, हैवी ड्यूटी सिस्टम आप उसको बोल सकते हो, कि भाई मेरा तो चलेगा ना सर, मैंने एक पासवर्ड फाइल क्रैक करने के लिए लगा दी, हो सकता है एक दिन पूरा दिन क्रैक करता रहे वो, है ना। तो उसके लिए कौन सा चाहिए, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग चाहिए। अकेली रैम तेज कर दूंगा, प्रोसेसर तेज, प्रोसेसर तो तेज है, बोर्ड तो जल जाएगा भाई, है ना, टाइम चाहिए।
देखो वो जलेगा नहीं क्योंकि उनके एंड पे रखा है भाई, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लंबे टाइम तक वो वाला सीपीयू चलता है ना, तो क्लॉक स्पीड गिर जाती है। क्या गिर जाती है? क्लॉक स्पीड गिर जाती है। तो उसके लिए कौन सा आ गया आपका? एक्सेलरेटेड। फिर आ गया स्टोरेज ऑप्टिमाइज, मैंने आपको बताया भाई, जैसे नेटफ्लिक्स है भाई, स्टोरेज पता नहीं कितना डेटा कंटेंट करेगा, मूवी होगी, वेब सीरीज होगी, तो उसके लिए जब आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो कौन सा होगा? स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। फिर आपका एचपीसी। एचपीसी देखो, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग तो है ही है, इसमें साथ में एक और होता है, पहले वो बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या हो गया ना आपका, जब ऑटो कैड जैसे कुछ सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो ना, उनके लिए आपका ज्यादा वर्क करता है। कुछ यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रखा है एक्सेलरेटेड में क्या क्या मिल जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैलकुलेशन से ज्यादा करनी हो और ग्राफिक प्रोसेसिंग करना हो, है ना, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट आपको काम करनी हो, इसमें जीपीयू भी मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा आपको? जो इंटरनेट है ना, उसकी बैंडविड्थ थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। और इनके अलग अलग टाइप है, देखो अभी अगर मैं दिखाऊंगा ना आपको, यहाँ पे मैं आपको फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ भाई, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेटर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए। ऑल इंस्टेंस कैटेगरी, जनरल पर्पज की चाहिए, कंप्यूट की चाहिए, मैं कर लेता हूँ जनरल पर्पज वाले कर देता हूँ, अप्लाई फिल्टर करता हूँ, तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ये आते हैं जी। EC2 M5 ए इंस्टेंस जनरल पर्पज का है, M5DN आपका जनरल पर्पज का है, तो ये सारे आप पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरेटिकल है, इसके मैं नोट्स भी दे दूंगा बना के दे दूंगा मैं आपको, और भी आर्ट है, ये सारे पढ़ लेना, उसमें क्या क्या मिलेगा आप उसको देख सकते हो क्लिक करके। और एग्जांपल, इसमें ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। आइडियल केस भी बता रखा है कि किस केस में वो काम करेगा, टेक्नोलॉजी बता रखी है कि क्या मिलेगा, कितने सीपीयू मिलेंगे, इन सारी चीजें, क्या आपको नेटवर्क बैंडविड्थ मिलेगी, स्पीड, और एसएसडी का साइज क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, जो स्टोरेज आप यूज करो वही। लेकिन इंस्टांस तो एक बनेगा तो एक ही वो स्ट्रक्चर रहेगा ना, दूसरा इंस्टांस में दूसरा आप यूज करोगे ना। जिसको मैं कोई एप्लीकेशन जिसको जो ऑप्टिमाइज हाँ, ऐसे जनरल पर्पज में मैंने इसीलिए बताया ना, वो उसमें क्या है कि जनरल पर्पज में आगे चल के आपका कॉम्बिनेशन होता है। जनरल पर्पज में आप कॉम्बिनेशन भी है आपके पास, बिल्कुल लास्ट में आप जाओगे ना, उसमें सबका हाई सीपीयू, हाई मेमोरी, हाई स्टोरेज और हाई नेटवर्क के साथ भी है जनरल पर्पज में। ठीक है, उसमें एक जैसे यही मैं अगर बात कर लेता हूँ, जनरल पर्पज के लिए चल रहे हैं ना, प्रोसेसर आपका AMD चल रहा है 7000 सीरीज, मेमोरी भाई इतना बड़ा सीपीयू है यार, 96 सीपीयूज है, तो रैम देखो 384 GB रैम है, अकेले एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना। अगर रैम रैम ज्यादा होती तो मैं बोलता मेमोरी ऑप्टिमाइज है, यहाँ पे तो क्या है, आपका सीपीयू भी ऑप्टिमाइज्ड है। तो जनरल पर्पज में भी आपको बहुत सारे इंस्टांस ऐसे मिलेंगे जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, जो सारे आइडल्स है, बस उनके चार्ज भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। और ये स्टोरेज ऑप्टिमाइज भी है, टीबी 3.6 TB स्टोरेज आपको दे रहा है। ठीक है, और उनकी प्राइसिंग के साथ मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक बना दूं टेबल। ठीक है, चीजें समझ में क्लियर है सबको? ये उसके इंस्टांस के क्या है, टाइप्स है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑन डिमांड में आपका जनरल पर्पज में EC2 इंस्टांस का टी थ्री कुछ नहीं है, वर्जन है, पहले T2 होता था, T3 आ गया, कल को T4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जनरल पर्पज ही बनाते हैं क्योंकि जल्दी से जिनको चाहिए होता है वो बनाते हैं। अब मैं भाई कहाँ रिजर्व करूंगा उन चीजों को, पहले खरीदूंगा फिर देन मुझे लंबे टाइम तक तो यूज ही नहीं करना, काम हुआ एंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जनरल ऑन डिमांड इंस्टांस ही हम क्रिएट करते हैं। क्लियर है सभी को? आज के लिए सेशन एंड करें यहीं पे। ठीक है, कौन डिमांड दिखाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट से देखो कम ज्यादा होती रहती है, और कंपनी को बिलिंग की भी दिक्कत ना हो। जब मुझे देखो कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है वो कि मैक पे करना है, भाई मैं मैक थोड़ी ना खरीदूंगा यार, लाख 2 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट करने हैं, एक इंस्टांस बना लेते हैं, जब काम हुआ ठीक है, उसके बाद उसको बंद कर देंगे।
ठीक है, उसका डेटा जो था कंपाइल किया, चेक किया, एक्सपोर्ट करके रख लेंगे, इंस्टांस को टर्मिनेट करेंगे। और टर्मिनेट टर्मिनेट इंस्टांस का आपसे कोई चार्ज करता ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी भी क्लाउड का फायदा अपनी सेविंग्स के लिए करता है, लेकिन कंपनी अगर एक मैक लेने करता काम होगा तब भी वो रखा ही रहेगा। ये थोड़ी है कि उसके पैसे वापस मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑन डिमांड ही चलती है। जब अगर मैं सोच रहा हूँ ना 5 साल 10 साल के लिए और बेसिक काम ही रहेगा, तब मैं रिजर्व इंस्टेंस पे जाऊंगा। ठीक है, वरना ऑन डिमांड ही चलती है। क्योंकि उसमें अगर 3 साल के लिए देख रहा हूँ तो ऑन डिमांड महंगा पड़ता है मुझे। क्योंकि यार हर एक सेकंड का चार्ज लेगा, वहां तक तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा 3 साल में। तो ऑन डिमांड जब महंगा पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर भाई 2-3 महीनों के लिए काम कर रहे हो, तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं ऑन डिमांड। ठीक है, अगर लंबे टाइम के लिए देख रहे हो तो रिजर्व देखो, लेकिन उसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टिक। ठीक है, तो ये चीजें भी आपकी क्लियर है। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ आपकी।